हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको बैक टू बैक जो भी आपके पेपर्स हो रहे हैं उनको एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं एंड दूसरे स्टूडेंट्स जिनका अभी पेपर नहीं हो रहा है या एग्जामिनेशन आने वाला है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीए सेकेंड ईयर के सोशियोलॉजी का बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसमें अभी भी इसका पेपर नहीं हुआ है, तो उनके लिए एक तरह से मॉडल पेपर की तरह काम करेगा और एक एक क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से हल करके अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं, जिससे कि एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। और जितना मैंने इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था और उन क्वेश्चंस में से सब का सब कह सकते हैं कि मतलब अगर आपने उन क्वेश्चंस को तैयार किया हुआ था तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूट करके नहीं जाएगा। सब का सब वो क्वेश्चंस आ गए थे जो आपका हल करवा रहे हैं, इसलिए हम लिखे हैं इसको हल प्रश्न पत्र बीए सेकंड ईयर की सोशियोलॉजी का है। तो सबसे पहले वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए एंड लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये चीजें पहुंच सके, उनको भी उनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकें। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देख सकते हैं यहां आपके सामने है बीए पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2022 का यह है सोशियोलॉजी पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 का क्या नाम है आपका, इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि इंडियन सोसाइटी के इशू क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। टाइम आपको दिया हुआ है 3 आवर्स का। एंड देखते हैं इसमें मतलब जो भी चीजें हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया ही है कि आपको जब भी आपको पेपर दिया जाता है सबसे पहले आपको नोट पढ़ना है। इसका फायदा क्या है, इस ये चीज भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि नोट पढ़ते समय आप जब नोट को पढ़ते हैं इससे आपका टाइम बचत होता है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा होते हैं एंड उसमें से कम क्वेश्चन करने के लिए आपको दिया होता है एंड आप ज्यादा क्वेश्चंस कर जाते हैं। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आप दिया हुआ है नोट, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ सेक्शंस एज डायरेक्टेड। जैसा कि बोथ सेक्शन में दोनों सेक्शंस में डायरेक्ट किया गया है वैसे ही आपको इसका आंसर देना है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है और दोनों खंडों से निर्देशन के अनुसार आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। अब आइए देखते हैं खंड क्या है और क्या निर्देशन दिया गया है। अब जैसे कि आप यहां देख सकते हैं सेक्शन ए का स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का आंसर देना है, लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर देना है। एंड इसमें आप देखो नोट क्या दिया हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी कि किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। अब आप देख सकते हैं अगर आपने ये नोट्स नहीं पढ़ा एंड आपने स्टार्ट कर दिया कि हाँ बस मुझे आंसर लिखना है, तो अब आप देखो इसमें कितने क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, 15 के 15 क्वेश्चन का आंसर देने लगोगे। लेकिन अगर आपने ये नोट पढ़ लिया कि हमको क्या करना है, केवल 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आंसर दोगे, जिससे कि आपका टाइम का बचत होगा और वो टाइम आप अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में लगा करके आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं नोट्स आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आपसे राइट द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड क्लास, पिछड़े वर्ग का अर्थ क्या है। तो देखो दोस्त, पिछड़े वर्ग के अर्थ के बारे में अगर हम बात करें कि पिछड़े वर्ग का अर्थ क्या है, तो पिछड़ा वर्ग मतलब होता है एक ऐसा वर्ग जिसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या हो, पिछड़ी हो, जो कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ ना हो, समाज की मुख्य धारा से क्या हो, पीछे हो, वो अपनी स्थिति के लिए अपने समझ से भी क्या हो, थोड़ा सा समाज से क्या हो, बैकवर्ड हो, पीछे हो, ऐसे वर्ग को हम कहते हैं पिछड़ा वर्ग। ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज पॉवर्टी, राइट इन शॉर्ट। पॉवर्टी मींस क्या होता है, निर्धनता। निर्धनता क्या है इसके बारे में आपको बताना है कि आखिर निर्धनता क्या है। तो निर्धनता, जैसे कि आप वर्ड से ही समझ पा रहे हैं कि निर्धनता क्या है, कि ऐसी स्थिति जहां पर क्या हो, हमारे पास धन ना हो, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं क्या, निर्धनता। तो निर्धनता के बारे में अगर संक्षेप में बात किया जाए तो निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जहां पर हम अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हों, यानी कि हमारे कुछ जरूरतें हैं, हमें कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, यानी कि कुछ नीड्स हैं। देखो वांट्स की तो अपनी अलग बात है कि हमें कुछ चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, लेकिन एक हमारी नीड होती है कि हमें अगर एक अच्छा जीवन जीना है तो कुछ हमारी नीड्स हैं जो कि हमें नॉर्मल रूप में पूरा होना चाहिए। तो ऐसे जो इच्छाएं हैं, ऐसी जो हमारे विशेष हैं या ऐसी हमारी जो नीड्स हैं उनको पूरा ना कर पाना ही निर्धनता के क्षेत्र में आता है। ओके मेरे दोस्त, तो शॉर्ट आंसर में ही आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है, सफेद से श्वेत सेन अपराध से आप क्या समझते हैं। तो देखो, एक अवधारणा के रूप में श्वेत सेन अपराध को एक ऐसा अपराध हम कह सकते हैं, ये जो श्वेत सेन अपराध है इसको हम ऐसा अपराध कह सकते हैं जिसे एक प्रतिष्ठित या उच्च सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति अपने पेशे के दौरान करता है।
यानी कि क्या कह रहा है, इस परिभाषा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जिस सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट किया गया है वह यह है कि उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सभी अपराधों को हम स्वयं अपराध नहीं कहेंगे, बल्कि व्यवस्था अथवा पेशे के दौरान किया जाने वाला कानूनी विरोधी कार्य ही क्या कहलाएगा, इस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। यानी कि स्वयं अपराध एक ऐसा अपराध है जो कि एक उच्च स्थिति पर, एक उच्च कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति करता है, किस दौरान, जब वो उस एक्शन में हो, यानी कि उस पेशे में हो और अपने पेशे के दौरान वो इस काम को कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्वयं अपराध कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कोई इंजीनियर किसी व्यक्ति की हत्या कर दे तो इसे स्वयं अपराध नहीं कहा जाएगा। कोई इंजीनियर है पेशे से और वो किसी की हत्या कर दे तो उसको हम स्वयं अपराध नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति, वही व्यक्ति, क्योंकि अपराध का जो संबंध है उसके पेशे से नहीं है, लेकिन इसी के विपरीत अगर इंजीनियर कोई पुल बना रहा है, कोई बांध बना रहा है, उसमें सीमेंट के जगह पर रेती ज्यादा डाल दे जिससे क्या हो, उसका फायदा हो, ठेकेदार का फायदा हो और पुल कमजोर हो जाए, तो ऐसे अपराध को हम क्या कहेंगे, स्वयं अपराध। यानी कि अपने पेशे के दौरान किए गए क्राइम को, किए गए अपराध को हम क्या कहते हैं, स्वयं अपराध। अगला बात करते हैं 4th नंबर का, जो है आपका व्हाट इज द कास्ट। क्या कह रहा है, व्हाट इज द कास्ट। कास्ट मीन्स क्या होता है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कास्ट मीन्स जाति। यहां आप नीचे हिंदी में भी देख सकते हैं कि जाति क्या है। तो जाति क्या है दोस्त, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति, एक समाज जो है रहता है। और जातिवाद जो है अपने आप में एक बड़ी समस्या है, लेकिन कास्टिज्म जो है एक डिफरेंशिएट लाता है लोगों के बीच में कि हाँ आप इस कास्ट से हो, आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, जो कि कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के विरोध के रूप में भी काम करता है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जातिवाद और प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी ध्रुव है, इसके बारे में स्पष्ट करो। तो यह है जातिवाद। अगला क्वेश्चन है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस आप समझ पा रहे हैं, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा मतलब कि घर में होने वाली हिंसाएं, ये कहलाती है आपकी डोमेस्टिक हिंसा। आज स्त्री के प्रति आपराधिक हिंसा ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि घरेलू हिंसा में भी अत्यधिक चीजें हो रही हैं कि कोई अगर अच्छे से दहेज लेकर के नहीं आ रही है तो उसके लिए ताना दिया जाए, या उसके इनलाज के माध्यम से, उसके पति के माध्यम से उसको परेशान किया जाए कि तू दहेज लेकर के आया। ऐसी चीजों को लेकर के, जहां पर मतलब एक घर में, एक रिलेशन में आने वाले व्यक्तियों के बीच में अच्छा व्यवहार ना किया जाए, तो ऐसी हिंसा को हम कहते हैं घरेलू हिंसा। जो कि एक घर की चारदीवारी के अंदर जो हिंसा होती है वो हिंसा कहलाती है दोस्त क्या, घरेलू हिंसा, जो कि अपने रिलेशंस में ही हिंसा होती है, वो है घरेलू हिंसा। इसके बाद बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइबर क्राइम। साइबर क्राइम मतलब साइबर अपराध क्या है। साइबर मतलब आप समझ पा रहे हैं इंटरनेट, यानी कि ऐसे अपराध जो इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं, ऐसे अपराध को हम कहते हैं साइबर अपराध। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आपको कॉल करके बैंक की, हम इस बैंक से बोल रहे हैं, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, हम आपका एटीएम कार्ड ठीक कर देंगे, आप हमको जस्ट जो आपके मोबाइल पे ओटीपी जाता चला जा रहा है, हम ठीक कर रहे हैं, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, आप वो बता दो, और आपने मोबाइल पर आए हुए ओटीपी को अगर शेयर कर देते हो तो वो आपका पूरा बैंक खाली कर देते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट का यूज करके जो अपराध किया जाता है, ऐसे अपराध को हम क्या कहते हैं, साइबर अपराध कहते हैं। तो ये है आपका 6 नंबर का। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी आप समझ पा रहे होंगे, एक ऐसी स्थिति जहां पर एक व्यक्ति का जीवन यापन होता है, एक इकोलॉजी सिस्टम काम करता है। व्हाट इज इकोलॉजी, वो कहलाता है आपका पारिस्थितिकी। अगला है आपका कमजोर वर्ग क्या है। व्हाट इज द वीकर सेक्शन। कमजोर वर्ग क्या है, तो अगर हम कमजोर वर्ग की बात करें मेरे दोस्त, तो कमजोर वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति से क्या है, लोअर क्लास में जाता है। यानी कि जिसकी ना तो सामाजिक स्थिति अच्छी है, ना राजनीतिक स्थिति अच्छी है, ना ही आर्थिक स्थिति अच्छी है। एंड इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण काम आता है आपकी आर्थिक स्थिति का। एक व्यक्ति का जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है ना, उसका कास्टिज्म कितना भी डाउन क्यों ना हो, लोग उसकी इज्जत करते हैं। तो अभी इस समय टाइम पीरियड पर कमजोर वर्ग यही है जिसके पास आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपका भारत में मद्यपान की समस्या के बारे में लिखिए कि भारत में जो मद्यपान की समस्या है ये कैसी समस्या है। तो देखो, मद्यपान की समस्या के ऊपर कई बार आपसे इस पर कमेंट लिखने के लिए बोल देता है। तो मादक द्रव्य का जो है, इसका अर्थ होता है नशीली दवाओं का या नशीले पदार्थों का। जो मद्यपान है, शराब खोरी है। तो इसकी जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या होती चली जा रही है भारत में। इसके पीछे कई सारे सामाजिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है। जैसे आप सामाजिक कारणों में बात करोगे तो अनेक ऐसी जातियां और जनजातियां हैं जिनके समुदाय में युगे
युगों से ऐसी परंपरा चली आ रही है जिसमें मादक द्रव्यों के सेवन की भी परंपरा रही है। सामाजिक उत्सवों पर हो गया, जन्म पर हो गया, विवाह पर हो गया, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड पर कहीं मृत्यु के अवसर भी आप पे भी इसका सेवन किया जाता है। ऐसी परिपाटी आदिवासियों और अशिक्षितों में ही नहीं हो रहा है, बल्कि पढ़े लिखे शिक्षित विद्वानों में भी मादक द्रव्यों का सेवन करने या कराने में परिवार, मित्रमंडली व विचलित उप संस्कृति भी बहुत भूमिका निभाती है। अगर आप देखोगे तो ये केवल मतलब एकदम से जनजातियों में ही नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे सब क्लासेज के लोग भी हैं जहां पर मतलब ये आम हो गया है कि अगर कुछ भी अच्छा फंक्शन होगा, जन्म वाला हो, विवाह हो, तो वहां पर मद्यपान का पान करना ही है। आप देखोगे पंजाबियों में, अगर आप देख लो, मैं किसी धर्म विशेष का यहाँ पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मतलब एक ओवरऑल आप देखोगे तो पंजाबियों में क्या है कि कोई भी उनके यहाँ कोई भी फंक्शन होगा तो मद्यपान होना ही होना है। पंजाबियों में मतलब आप देखोगे, आपने गाना भी सुना होगा, अपनी पीता हूं किसी के बाप की नहीं, मतलब कि जो है इतना मतलब कितना भी पी सकते हैं, आपके बाप का नहीं पी रहे हैं। मतलब पंजाबियों में मतलब ये परंपरा है, मतलब वो चली आ रही है। तो भारत में मद्यपान की जो समस्या है ये काफी गहरी समस्या है और इसके पीछे केवल सामाजिक ही नहीं, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक, राजनीतिक बहुत सारे कारण भी आते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 10th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे, डिस्क्राइब द जनरल कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। भारत में अंतरपीढ़ीय संघर्ष को उल्लेखित कीजिए। अंतरपीढ़ीय संघर्ष, अंतरपीढ़ीय संघर्ष आप समझ पा रहे हैं कि ऐसा संघर्ष जो दो पीढ़ियों के बीच के में होता चला आ रहा हो, ऐसे संघर्ष को हम क्या कहते हैं? अंतरपीढ़ीय संघर्ष। भारत में ऐसी अंतरपीढ़ीय संघर्ष आपको देखने को मिलेगा क्योंकि भारत में जो सामाजिक स्थिति है वो सामाजिक स्थिति जो पुरानी परंपरागत, आप देखोगे कि एक जो हमारे फादर की और उनके फादर का जो टाइम पीरियड है और एक हमारा टाइम पीरियड है, इसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत अहम रोल निभाया हुआ है। एक हमारे जो ग्रैंड फादर है और हमारे बीच में, या फिर हमारे फादर के और हमारे बीच में भी इवनली जो जनरेशन है, जो टेक्नोलॉजी है उसका बड़ा चेंज आया हुआ है, जिससे कि हमारा सब कुछ, हमारा माइंडसेट, हमारे सोचने की क्षमता, हमारी समझने की क्षमता, सब कुछ क्या हुआ है? टोटली चेंज हो गया है। अगर हमारे पेरेंट्स को कोई चीज लगता है कि हाँ ये चीज सही है, तो वही चीज हमें लगता है कि नहीं ये तो मतलब किसी काम का नहीं है, कोई चीज नहीं है, गलत है। तो अंतर पीढ़ी, एक दूसरे पीढ़ी में विचारों के आधार पर जो संघर्ष उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अंतरपीढ़ीय संघर्ष। अगला है आपका 11th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे, डिस्कस इन शॉर्ट जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। भारत में लैंगिक असमानता पर संक्षिप्त में क्या करना है? आपको वर्णन करना है। लैंगिक असमानता मतलब कि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर क्या हो? असमानता किया जाए कि ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की कर सकती है काम, ये लड़का कर सकता है काम, क्या ये लड़की होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए। मतलब कि लिंग के आधार पर जो भी असमानता किया जा रहा है वो कहलाता है आपका लैंगिक असमानता। एंड भारत में आपने ये चीज बहुत ज्यादा देखा होगा, अभी धीरे धीरे सिटीज में, शहरों में ये चीजें जो है जागरूकता बढ़ रही है, लोगों में इस चीज को लेकर के जागरूकता बढ़ रही है कि लड़का लड़की एक समान, किसी में भी कोई भेद नहीं है, सभी आपको लाइफ में हैप्पीनेस दे सकते हैं, आपको खुशियां दे सकते हैं और आपकी लाइफ में क्रिटिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ये किसी एक जेंडर से रिलेटेड नहीं है। तो आपको केवल 10 क्वेश्चन करना था, लेकिन मैं आपको देखो सभी क्वेश्चन बताते चल रहा हूं जिससे कि आपके जो भी मन में क्वेश्चन के प्रति डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। अगला देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आगे हो गया है, पीछे, सॉरी नहीं आगे नहीं हुआ था। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे, राइट द प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली। प्रौढ़ अवस्था की समस्याओं का उल्लेख करो। जब व्यक्ति एल्डरली कहते हैं, एल्डरली कब होता है? आफ्टर 20s। आफ्टर 20s आप प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश करते हैं। एक होता है आपका पूर्व प्रौढ़ अवस्था, एक होता है आफ्टर प्रौढ़ अवस्था, यानी कि एक 20s होता है आपका, एक 30s होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है क्योंकि हम अपने 20s में जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इसमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम अपने जो है एक, जैसे आपको कोई कहीं नौकरी मिलनी चाहिए, यानी कि आपके कैरियर को लेकर के हम चिंतित होते हैं एंड कैरियर के बारे में हमें काम करना पड़ रहा होता है। दूसरी चीज़, हमारी इसी टाइम पीरियड पर हमारे प्रौढ़ अवस्था में ही हमारी शादी होती है, तो मैरिज हो गया, वाइफ हो गई, मैरिज होने से कैरियर की चिंता है, वाइफ और हस्बैंड का एक रिलेशनशिप है वो चिंता है। उसके बाद आपके जब शादी हो गई है तो बच्चे भी ऑब्वियसली आने ही हैं, तो चिल्ड्रन आ जाते हैं, अब उनकी देख रेख करना, इस तरह की तमाम सारी समस्याएं प्रौढ़ अवस्था में निकल करके सामने आती हैं। तो इन समस्याओं के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला हुआ है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। एंड अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत से, इतने एफर्ट के साथ आपको एक एक चीज़, आपने जो क्वेश्चंस दिए हुए ये सारे क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं। अगर आपके यूनिवर्सिटी में अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो ये आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है आप जानते ही हैं। अगला है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अपराध के कारणों का उल्लेख करो।
कि जो भी डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ क्राइम, एक क्राइम के पीछे, अपराध के पीछे क्या कारण हो सकता है उसके बारे में बात करना है। तो इसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक कारण भी हो सकता है। कहते हैं अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, ये बनते हैं, यानी कि आप कभी समाज में उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया गया जिसको कहीं ना कहीं उनके अंदर हिट हो जाता है, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बाल अपराध के भी कई सारे कारण हो सकते हैं, परिवार टूट जाए या अस्वस्थ मनोरंजन मिल जाए या सौतेले तरह का व्यवहार हो या बच्चों का तिरस्कार कर दिया जाए, गरीबी हो, मानसिक कारण भी हो सकता है, नैतिक पतन का इसका भी कारण हो सकता है, जिससे कि अपराध का हो जाए, एक मनोरंजन आने लगता है गलत काम करने पर, ये भी चीजें आ सकती हैं। अगला है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपके कि जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। क्या कह रहा है ये आपसे, जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कास्ट सिस्टम। तो देखो, कास्ट सिस्टम समाज में एक बांटने का, एक बंटवारे का सिस्टम है, यानी कि जहां पर हम उनके कास्ट के आधार पर, उनके जो है जाति के आधार पर अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, वो कहलाता है आपका जाति व्यवस्था। अगला है आपका व्हाट इज दलित क्लास, दलित वर्ग क्या है। तो दलित वर्ग बेसिकली एक ऐसा वर्ग है जिसको समाज ने प्राचीन समय से ही दबा करके रखा हुआ था, यानी कि ऐसा वर्ग जिसको लोग नेग्लेक्ट करते थे, या ऐसा वर्ग जिसको लोग कम तवज्जो देते थे, यानी कि ऐसे वर्ग जिनको पर लोग गलत व्यवहार किया करते थे, उनको अपने किसी भी सामाजिक फंक्शन में नहीं आने देते थे, उनको धार्मिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। तो इस तरीके से उस क्लास को कहा जाता है दलित क्लास। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इनमें से केवल 10 क्वेश्चन का आंसर ही आपको देना था। इसके बाद यहां से स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर 20, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है आपसे कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के कितने नंबर है, 15 नंबर है। अब आप देख सकते हो इसमें कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, जिनमें से केवल 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब आप देख सकते हो इसमें जो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द सुसाइड। सुसाइड क्या है, राइट द मेजर कॉजेज ऑफ सुसाइड इन इंडिया। इंडिया में सुसाइड के मेजर कारण क्या है, मुख्यतः कारण क्या है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि जो है आपको पता ही है सुसाइड क्या होता है। सुसाइड बेसिकली एक ऐसी स्थिति है जहां पर व्यक्ति जो किसी कारणवश, चाहे वो कारण कुछ भी हो, उस वजह से अगर अपने आप को, अपने आत्मा को, अपने बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने आप को खत्म कर दे रहा है पूरी तरह से, अपने होशो हवास में जानबूझ करके अगर वो अपने आप को खत्म कर रहा है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम आत्महत्या। ऐसी स्थिति कहलाती है दोस्त आत्महत्या। और भारत में आत्महत्या के ज्वलंत कारणों के बारे में डिस्कस करना है कि हमारे भारतवर्ष में आत्महत्या को लेकर के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो देखो, भारत में आत्महत्या को लेकर के कई कारण हो सकते हैं, विश्व लेवल पर भी अगर आप बात करोगे तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि एक अच्छी जो लाइफ स्टाइल है, जो एक नीड होती है व्यक्ति की, अगर वो लाइफ में पूरी नहीं हो रही है तो आत्महत्या के लिए वो कारण हो सकता है कि अगर व्यक्ति का करियर ही नहीं सेट हो पा रहा है, यानी कि उसको खाने पीने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर एक रिलेशनशिप में है जहां पर अगर ब्रेकअप हुआ तो वहां पर अगर व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो वो भी आत्महत्या के लिए कारण हो सकता है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि जो एक एक्सपेक्टेशन होती है हमारी लाइफ को लेकर के, तो अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है तो हमें लगता है कि हम तो किसी काम के नहीं हैं। ऐसे कई चीज़ों में होता है, जैसे आप एग्जामिनेशन का ही एग्जाम्स ले सकते हो। एग्जाम्पल की एग्जामिनेशन में अगर वो जो हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ था कि इतने मार्क्स हमें चाहिए और वो नहीं मिलते हैं, आप देखते हो जब भी बोर्ड के एग्जाम्स निकलते हैं बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो भारत में आत्महत्या के सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जहां पर मैंने बात किया कि आपसे पैसे के आधार पर हो सकता है, रिलेशनशिप के आधार पर हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस के आधार पर आत्महत्या हो सकता है, या फिर मानसिक स्थिति किसी व्यक्ति की खराब हो जाए उस आधार पर भी ये भी आत्महत्या के कारण हो सकते हैं। धार्मिक आधार पर भी कारण हो सकता है, कभी कभी हम इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में भी कि लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर पाए, कई सारी चीजें आ जाती है ना इसमें माइंड में, तो ये भी भारत में आत्महत्या के ज्वलंत कारणों में आ सकता है। ओके, तो ये था पहला आपका। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पर दिख रहा है आपका कि व्हाट इज ए पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है, डिस्कस द मेन फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी मतलब समझ पा रहे हैं आप, निर्धनता, गरीबी। गरीबी क्या है और भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या है जिस वजह से भारत में गरीबी हमें देखने को मिलता है।
तो देखो, गरीबी बेसिकली एक ऐसी स्थिति है जहां पर निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जहां पर हम अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी कि बेसिक नीड्स भी हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं, तो इसको कहते हैं हम गरीबी। यानी कि जहां पर हमें बेसिक नीड एक व्यक्ति की क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, अगर वो चीज़ भी हमारी कंफर्टेबली पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति को जहां पर हमें 3 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है, हमें रहने के लिए घर नहीं है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम पॉवर्टी। एंड पॉवर्टी के बारे में पूछा हुआ है, डिस्क्राइब द मेन फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में निर्धनता के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, तो संक्षेप में इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो भारत में गरीबी के पीछे कई सारे कारण हैं। इसमें आता है सबसे पहले कि निर्धन व्यक्ति को पौष्टिक और संतुलित आहार उसके भाग्य में ऐसा नहीं लिखा होता है, तो अतः वह शीघ्र ही इस अवस्था में घनाभास के कारण ना तो पौष्टिक आहार कर पाता है और ना ही उचित ढंग से उसकी चिकित्सा हो पाती है, जिस वजह से भी उसके पास क्या होता है, उसकी हेल्थ बिगड़ती चली जाती है। एंड इसके लिए तमाम सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से व्यक्ति निर्धन हो सके, क्योंकि आप देखोगे बड़े फैक्टर्स में आ सकता है आपका पॉपुलेशन, कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि सभी को जो है काम पर रखना या सभी को सर्विस में लाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड दूसरी चीज़ ये हो जा रही है कि भारत में एक जो माइंडसेट का भी गेम होता है कि हम एक चीज़ पर स्टिक हो जाते हैं, हमने कुछ चीज़ें देख लिया, कोई साइट्स देख लिए कि हाँ इस काम को करके लोग अच्छा कर रहे हैं, या कोई कंपटीशन हमने देखा पहले, अभी आज से 4 से 5 साल पहले इंजीनियरिंग का कितना लंबा चौड़ा क्रेज था, जहाँ पर मतलब हर किसी को या तो इंजीनियर बनना था, या तो डॉक्टर, या तो वकील, यही 3 स्ट्रीम ही दिख रहे थे। तो ये भी एक कारण है, एंड अभी भी बहुत सारे लोगों का माइंडसेट उसी तरह से फोकस्ड है। तो एक लेवल होता है, एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है कि किस तरीके से कहाँ के लोग किस अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर समझ रहे हैं, तो ये भी निर्धनता का कारण हो सकता है। अपने बेस पर कुछ ना करने की भावनाएं जो है वो भी निर्धनता का कारण बनती हैं, कि इस वजह से भी भारत में हम निर्धनता को देखते हैं। ये भारत में गिरे हुए चरित्र, गंदगी, बीमारी, अनावश्यक मृत्यु, इन सभी से जो है ये सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो कहीं ना कहीं निर्धनता को ही सिग्निफाई करती हैं कि भारत में निर्धनता किस लेवल पर बढ़ रहा है। तो ये चीज़ है भारत में निर्धनता के मुख्य कारणों के बारे में बात करें तो। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3rd नंबर का, ये कह रहा है आपसे एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन इंडियन सोशल लाइफ। भारतीय सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या पर वर्णन करो। तो भ्रष्टाचार आपको पता ही है कि लोगों के खून में ही भ्रष्टाचार पड़ा है। अगर आप बात करोगे ना, हर एक व्यक्ति जो जिस लेवल पर पहुंच करके वो फायदा उठा सकता है, वो कोशिश करता है कि फायदा उठाया जाए। तो इस समस्या को आपको अगर स्पष्ट किया जाए तो भ्रष्टाचार की समस्या केवल भारत में नहीं है। इस समस्या की बात किया जाए तो ये सभी देशों में किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिल जाता है। ये जो भ्रष्टाचार वर्ड है ना, ये अपने आप में ही एक करप्ट वर्ड ही है। भ्रष्टाचार का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, चाहे उसमें आप देखोगे पुलिस व सरकारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा घूस लेना हो गया, यौन अनाचार करना हो गया, व्यापारियों द्वारा कम तौलना हो गया, मिलावट करना हो गया, स्मगलिंग करना हो गया, काला बाजारी हो गया, न्यायाधीशों द्वारा पैसा लेकर के अपराधी को छोड़ देना हो गया, चुनाव जीतने हेतु गड़बड़ी करना हो गया, चंदे की रकम में घोटाला करना हो गया। ये सभी चीजें छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज, जहां पर भी हम अपने आप को अपनी ईमानदारी को पीछे रख करके हम कुछ पैसों के लिए, कुछ फायदे के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं, वो स्थिति कहलाती है आपकी भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार प्रायः व्यक्तिगत लाभ से ही संबंधित होता है, यानी कि जब भी हम भ्रष्टाचार करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, हमारे पर्सनल चीजों से ही कनेक्टेड होता है। क्योंकि जब भी आप समाज के लिए कुछ करना चाहोगे ना, तो उसमें आपको भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं है, या समाज के बेहतर के लिए कुछ करोगे तो वो उसमें भ्रष्टाचार करने का कोई चांसेस नहीं है। जब भी भ्रष्टाचार होता है तो वो क्या होता है, हमारे पर्सनल, हमारे सेल्फ से कनेक्टेड होता है कि वो हमारा पर्सनल लाभ हो जाए। इस दृष्टि से भ्रष्टाचार के अगर कारणों के बारे में बात किया जाए कि भारतीय समाज में भ्रष्टाचार के कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण आ जाता है आपका चारित्रिक और नैतिक पतन, यानी कि जहां पर आपका मोरल सिस्टम, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स मजबूत नहीं होते हैं। क्या आपने चंद पैसे देख लिए और आपका ईमान डगमगा गया। आज व्यक्ति का जो मूल्यांकन है वो धन के आधार पर हो रहा है कि पैसे अगर आपके पास आ गए, वो कहां से आए, कैसे आए, डजंट मैटर। तो ये भी एक तरीके का जो नैतिक मूल्य सेटअप किया गया था कि एक व्यक्ति की वैल्यू, एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट किस वे पर होगी, वो कहीं ना कहीं हिल रही है।
चाहे वह धन अनैतिक तरीके से एकत्रित किया गया हो या ईमानदारी जो है कर्तव्य निष्ठा से आया हो, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास धन है तो उसकी वैल्यू हो रही है और ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई जा रही है, क्योंकि वह लाभ के पद पर होते हुए भी आर्थिक लाभ नहीं उठा पाया या घूस के पैसे नहीं ले पाया, तो उसके पास उतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए। तो ये स्थितियां चारित्रिक और नैतिक पतन को बढ़ावा देती हैं एंड कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन की भावना लेकर के आती है कि अगर मैं एक स्थिति पर बैठा हुआ और मेरे साथ वाला करोड़ों कमा रहा है और मैं ईमानदारी की वजह से नहीं कमा पा रहा हूं और लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन की भावना आएगी एंड वो एक व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने की तरफ पुश जरूर करेगा कि मैं अगर इसको करने से ही लोगों में इज्जत मिल रही है एंड मेरे घर पर भी पैसा जा रहा है तो क्यों ना हम भी कर लें। तो ये कहीं ना कहीं चीज जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। भ्रष्टाचार को मिटाने के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, नियम है, उसमें कमी आ जाना, यानी कि उसको ठोस तरीके से उस पर एक्शन न लेना, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय समाज में भ्रष्टाचार का कारण बन रहा है। सामाजिक मूल्यों में बदलाव, जैसे कि सामाजिक मूल्य जैसे थे कि भ्रष्टाचार हेतु भारत में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भौतिकवादी संस्कृति से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। जो चीजें दिख रही हैं, लोगों के पास पैसा हो गया या फिर भौतिक जितने भी सुख सुविधा की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं लोगों को। निर्धनता और अशिक्षा भी होगी कि मतलब पैसा नहीं है लोगों के पास पर्याप्त, तो कहीं ना कहीं मजबूरी बस भी ये चीज किया जा रहा है। और अशिक्षा के कारण भी अधिकारी या कर्मचारी लोगों से अनुचित लाभ लेने में सफल हो जाते हैं। यानी कि एक अधिकारी, उसको अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसके पास थोड़े पैसे तो हैं, यानी मतलब किसी भी तरह से उसने पैसे इकट्ठा किए हैं, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है कि अधिकारी मेरे से कितना पैसा ले सकता है या इसको पैसा लेने का अधिकार है भी मेरे से या नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी लाभ उठाया जा सकता है, अधिकारी लोग लाभ उठाते हैं और यहां से भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से तमाम सारे कारण आ जाते हैं जो कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या को बढ़ावा देते हैं। अब आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो आपका आखिरी क्वेश्चन है इसका, वो कह रहा है आपसे कि राइट इन डिटेल डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस पर आपको सविस्तार वर्णन कर रहा है कि भारत में डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, कब होता है, कैसे होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इन सभी चीजों पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो डोमेस्टिक वायलेंस आप समझ पा रहे होंगे कि घरेलू हिंसा एक ऐसी हिंसा है जो कि घर के चार दीवारी के अंतर्गत होती है, वो हिंसा कहलाती है आपका घरेलू हिंसा। जैसे कि आप बात करोगे घरेलू हिंसा का संबंध घर गृहस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न है। विवाह के समय स्त्री सुनहरे सपने देखती है कि अब वह प्रेम और शांति के साथ आत्म उपलब्धि का जीवन जिएगी, लेकिन इसके विपरीत क्या होता है कि सैकड़ों हजारों विवाहित स्त्रियों के यह रूप में क्रूरता जो है मिलती है, देखने को मिलती है उनको। उसमें जो है पति के द्वारा मारपीट हो गया, यातना हो गया, आत्महीन हो गया, अंतहीन लंबी अंधेरी गुफाओं में अपने आप को पाते हैं कि अब मेरी लाइफ तो खराब ही हो गई है पूरी तरह से, जहां उसकी चीख पुकार सुनने वाला तक कोई नहीं होता। दुख तो इस बात की है कि ऐसी मारपीट का जिक्र करने में भी उन्हें लज्जा का एहसास होता है कि हम किस तरीके से इसको समाज में लेकर के जाएं कि मेरे पति ने मुझे मारा है। मतलब ये भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड काम कर रहा होता है एंड इससे वो काफी कुछ सहते चले जाते हैं और यदि वे शिकायत भी करें तो खुद उन्हें ही दोषी माना जाता है या उन्हें ही भाग्य के सहारे चुपचाप रहने की सलाह दे दी जाती है। तो पड़ोसी ऐसे मामलों में प्रायः हस्तक्षेप भी नहीं करते कि ये तुम्हारा पति पत्नी का निजी मामला है, इसमें कोई कुछ नहीं करेगा। यदि पुलिस में रिपोर्ट करने जाएं तो वहां भी पुरुष प्रधान संस्कृति में पले हुए पुलिस अधिकारी पहले स्त्री का ही मजाक उड़ाएंगे और रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करेंगे। तो पुरुषों की पत्नी की पिटाई की जो निरपेक्ष है या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि दहेज के लिए उत्पीड़न हो गया घर के लोगों के द्वारा। तो ये सारी चीजें जहां पर एक घर के अंदर चार दीवारी में जो हिंसा का माहौल या एक दुर्व्यवहार किया जा रहा है एक स्त्री के साथ, तो वो कहलाता है आपका भारत में घरेलू हिंसा। और घरेलू हिंसा भारत में कई सारे इस पर एक्ट भी लाए गए कि घरेलू हिंसा को खत्म किया जाए और इसके लिए जो है महिलाओं को घरेलू हिंसा देने के लिए 2005 में भी अधिनियम लाया गया जिसमें भी कई सारे सुझाव बदलाव किया गया। लेकिन ये बदलाव तभी हो सकता है जब आप खुद अपने अंदर से वो बदलाव लाना चाहेंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। वो केवल वहां तक सक्षम है जहां पर जाकर के आपके खिलाफ कोई एक्शन जमा किया जाएगा या पुलिस में रिपोर्ट लिख दिया जाएगा, उसके बाद अगर पुलिस उसमें एक्शन ले रही है फिर आपके खिलाफ कुछ हो सकता है। अदरवाइज जब तक आप खुद एक्शन नहीं लेंगे तब तक उस चीज बदल नहीं सकती है। तो भारत में घरेलू हिंसा के ये सारे कारण हो सकते हैं।
तो इस तरीके से हमने देखा ये जो क्वेश्चन पेपर आपका था, जिसमें हमारे पास 4 बड़े क्वेश्चन थे, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जिनके लिए आपको एक एक क्वेश्चन के लिए 15-15 नंबर मिलने वाले थे और जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको करने थे। तो यहां से आपको नंबर मिलते हैं एंड यहाँ 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जो कि आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, जिसमें आपको 2 नंबर मिलने थे। तो इस तरीके से हमने पूरा आपका क्वेश्चन पेपर एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके एग्जामिनेशन हो चुके हैं तो आप मैच कर सकते हैं, अगर आपके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको तैयार करके जाइएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर करो ताकि और भी लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके और उनको भी उनके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।